बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 6 हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 से, जो कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल बुक से हम प्रॉब्लम ले रहे हैं और आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल के तौर पर भी आपने इसको देख लेना है, क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपने अकॉर्डिंगली खुद कर लें। जैसे 5वीं प्रॉब्लम है, खासतौर पर एक ही है ट्रिपल कॉलम के ऊपर, वो आप इसी से आप कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए जी, इसमें 2019 साल है और इसके अंदर जनवरी 1 के ऊपर जो पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पर वो लिख रहा है, जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 96,000। 96,000 रुपए से मिस्टर जावेद हैं, उन्होंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो मालिक होता है, तो मालिक अकाउंट जो होता है वो कैपिटल होता है। तो एंट्री हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर, क्योंकि कैश से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस में आया होगा और दूसरी तरफ बिजनेस पर लाइबिलिटी बढ़ गई जो कि इंटरनल लाइबिलिटी है, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां अगर हम देखें तो कैश रसीड आ रहा है, मतलब कैश का इनफ्लो है। अगर इनफ्लो है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, इस तरफ आएगा। और रेफरेंस किसका आएगा, क्रेडिट का, जो कि कैपिटल है, तो कैपिटल का रेफरेंस आ जाएगा। रकम कहाँ किस कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैश आ रहा है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैश बुक है, यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैश बुक, और डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, वाउचर नंबर है, लेजर है। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं। जैसे इसको ट्रिपल कॉलम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि कैश होता है, बैंक होता है और डिस्काउंट होता है। इन्हीं 3 की बेस पर इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहते हैं। वैसे कॉलम तो इसके अगर देखे जाए तो वो 14 कॉलम बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शेड हुए हैं, इनके अंदर हमने रिकॉर्डिंग करी, इनके अंदर अमाउंट्स आनी है। और इसी तरह यही वाले कॉलम क्रेडिट साइड पे हैं, ये पेमेंट वाले हैं। तो रिसीट हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है, मतलब ये डेबिट का आइटम है या क्रेडिट का आइटम है। जब ये पता चल गया, फिर अगली चीज आपने ये देखनी होती है कि ये अगर डेबिट का है तो ये कैश का है, बैंक का है या डिस्काउंट का है। अगर वो कैश का है तो कैश के अंदर लिख दें, बैंक का है तो बैंक के कॉलम में लिख दें, और डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट में लिख दें। इसी तरीके से अगर वो पेमेंट का है तो इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड पे, लेकिन कैश का है तो कैश में आ जाएगा, बैंक का है तो बैंक में आ जाएगा, डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट में आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि इसमें आइटम उसने यहाँ पे जो पहला दिया है वो एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब कैश रसीट आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इधर आएगा। रेफरेंस किसका आएगा, कैपिटल का। और रकम किस में लिखेंगे, ऑब्वियसली कैश का आइटम है तो कैश के अंदर 96,000 लिख देंगे। उसके बाद है डिपॉजिटेड विद बैंक, बैंक पे पैसे जमा कराए हैं 26,000 रुपए। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश कम होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो चूंकि कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट साइड पे आएगा और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा। मतलब बैंक चूंकि बढ़ रहा है तो इसको इस तरफ लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस तो किसका आएगा, कैश का। और इस तरफ यही वाली 2 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है ये देखें यहाँ पे आ गई, इसमें कैश कम हो रहा है तो पेमेंट साइड पे हमने इसको लिखा, पेमेंट साइड पे, और यहाँ पे लिख दिया। और रेफरेंस किसका आएगा, बैंक का, क्योंकि कैश कम हो रहा है इस वजह से पेमेंट साइड पे आया, और चूंकि बैंक बढ़ रहा है तो इस वजह से डेबिट साइड पे आया। तो बैंक का था तो बैंक में रकम लिख दी, कैश का था कैश में लिख दिया, लेकिन कैश में रेफरेंस बैंक का आएगा और बैंक के अंदर रेफरेंस कैश का आएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है। ये चाहे कैश डिपॉजिट हो तब भी, और चाहे कैश विड्रॉ हो लेकिन बिजनेस यूज के लिए, तो तब भी ये कॉन्ट्रा एंट्री ही होती है। अच्छा, 4 जनवरी पे ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम हामिद फॉर ₹1600, इशूड चेक फॉर पेमेंट। उसको चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए। देखिए, चीजें खरीदी हैं हामिद से 1600 रुपए की और उसको चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए। चेक इशू कर दिया है, खरीदी क्या है, चीजें। तो जब गुड्स का लफ्ज आ जाए तो परचेजेस अकाउंट आता है, तो परचेजेस आएंगे। दूसरी तरफ हामिद का यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आपने कैश पे खरीदी है, मतलब कैश बैंक पे आप कर रहे हो, लेकिन वो कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें बैंक भी इन्वॉल्व हो, वो भी ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाती है, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब हामिद का नाम बीच में नहीं आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब चूंकि अगर आप देखें तो पेमेंट का आइटम है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, परचेजेस का, और इसको हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो ये बैंक के कॉलम में इसको लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट है जी, परचेज्ड एन आयरन सेफ। आयरन सेफ आपने खरीदी है और 1200 रुपए की, पेइंग 600 कैश, 600 रुपए कैश आपने पे कर दिया, एंड इशूड चेक फॉर द बैलेंस, जो बाकी पैसे बच गए हैं उसका आपने चेक दे दिया। अच्छा देखें, इसका मतलब आयरन सेफ आपके पास जो है वो एक एसेट है, ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 1200 रुपए से। कैश कम हो जाएगा 600 से, बैलेंस आपने चेक इशू कर दिया तो वो बैंक से पैसे कम होंगे, तो 600 का बैंक आ जाएगा। एंट्री बनेगी आयरन सेफ 1200 डेबिट, कैश क्रेडिट 600 और बैंक क्रेडिट 600।
तो इसका मतलब ये है कि दोनों आइटम कैश और बैंक दोनों क्रेडिट हो रहे थे, मतलब ये पेमेंट के आइटम है, तो इसको हमने किधर लिखना है, क्रेडिट साइड पर। लेकिन रेफरेंस दोनों में किसका आएगा, आयरन सेफ का। तो आयरन सेफ का रेफरेंस आया, कैश में भी 600 आ गया और बैंक में भी 600 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और वो बात कर रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली फॉर ₹2200, 2200 रुपए की उसने जो है वो अली से चीजें खरीदी हैं। इसकी अगर आप एंट्री देखें तो क्या एंट्री बनती है, परचेजेस अकाउंट टू अली अकाउंट। ठीक है, अब सोचें कि ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। इसका अगर गौर करें तो इसके अंदर ना तो कैश आ रहा है, ना बैंक आ रहा है, ना डिस्काउंट आ रहा है। इसका मतलब इसे कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होना, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश बुक में वो रिकॉर्ड होगी जिसके अंदर कैश एटलीस्ट आ रहा है, मतलब आपका डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है या बैंक आ रहा है, या वो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अमाउंट आपके पास आ रही है कि परचेजेस फ्रॉम अली, तो मीन्स के परचेजेस अकाउंट टू अली अकाउंट आ रहा है। तो चूंकि अली यहाँ पर क्रेडिट है और कैश इसमें नहीं है, बैंक नहीं है, तो मीन्स के इसका कैश बुक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर भी बाज़ दफ़ा हमने किसी चीज़ को छोड़ना भी हो ना, तो वो भी ज़रा दिल में बड़ा हॉल पड़ जाता है कि छोड़ क्यों रहे हैं इसको, अगर छोड़नी है तो दी क्यों है, तो दी है उसने, लेकिन अब ये नहीं होती रिकॉर्ड तो अब उसको ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ना है तो मैंने इसको छोड़ देना है, ये नहीं है। इसका यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है नए बंदे के लिए, लेकिन इसे छोड़ना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखें, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैश बैंक और डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो तो यहाँ पे नहीं आएगी ना। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, सलीम अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब इसमें सलीम है और सेल है, ना कैश है, ना बैंक है, ना डिस्काउंट है, मतलब इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, ये भी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको आप एज अ नोट के तौर पर लिख सकते हैं कि एज इन द ट्रांजैक्शन नंबर transaction dated 6 and 7 it involved no cash, no bank and no discount, so that's why it was not recorded in the cash book, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये कहाँ जाएंगी, ये जाके जर्नल के अंदर आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। हाँ, अलबत्ता ये क्रेडिट सेल है, अगर आपका स्पेशल जर्नल मेंटेन हो रहा है तो जो सेल वाला है वो सेल बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो आपका है परचेजेस वाला वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम। बाय सलीम है, नाम आ गया ना, अब चूंकि डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय है, इसका मतलब हमने इसको बेची थी तभी तो वो रिटर्न कर रहा है, तो ये है सेल्स रिटर्न। अब सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का होगा, सेल का बैलेंस क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट, तो मतलब एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सलीम अकाउंट। इसमें भी कहीं पे कैश बैंक नहीं है, तो मतलब इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब जब इतनी ज्यादा भी इग्नोर होना शुरू हो जाए ना, तब भी ज्यादा जरा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है कि इतनी ज्यादा इग्नोर होना शुरू हो जाए। बाज़ दफ़ा हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें बैलेंस अगर थोड़ा सा बड़ी रकम आ जाए ना, तो हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है। बाज़ दफ़ा बहुत छोटी रकम आ जाए तो हमें लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अमाउंट तो कोई भी आ सकती है। एनी हाउ, ये तीनों इग्नोर हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सलीम, सलीम से चेक रिसीव हुआ। अब चूंकि चेक रिसीव हुआ है तो अब तो ये होगी। अब देखिए चेक रिसीव हुआ है, अब हम आमतौर पर यही करते हैं कि जब चेक का नाम आता है तो हम ये कहते हैं जी बैंक आ गया, क्योंकि जब चेक हम इशू करते हैं तो बैंक क्रेडिट करते हैं, जब चेक रिसीव होगा तो बैंक डेबिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको चेक रिसीव होता है तो आपने बैंक ट्रीट नहीं करना, उसको कैश ट्रीट करना है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, कैश अकाउंट टू, और आगे उस पर्सन का नाम आ जाना है। सलीम है, उससे चेक रिसीव हुआ तो यानी कैश अकाउंट टू सलीम अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें चूंकि कैश डेबिट हो रहा है तो ये रिसीट का आइटम है, ये आएगा डेबिट साइड पे, रेफरेंस आएगा सलीम का, लेकिन रकम लिखी जाएगी कैश के कॉलम में। तो ये सलीम का आ गया, कैश का कॉलम आ गया, इसमें 2100 हमने लिख दिया, ये डेट आ गई इसकी। तो ये बात आपको समझ लगी। इसको आपने याद रखना है, जब चेक रिसीव होता है तो वो कैश ट्रीट होता है, क्योंकि जब तक हम बैंक में जमा नहीं कराएंगे हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। यही वाला चेक हम जमा करा देंगे तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अब इस बात को याद रखना है कि ये हमारे पास चेक है, लेकिन पड़ा है, लेकिन हमने इसको कैश ट्रीट किया हुआ है, तो मतलब ये कैश पड़ा हुआ है इनफैक्ट। ठीक है, अब इसी को आप नेक्स्ट देखें जरा, जो वो कहता है कि पेड सलीम्स चेक इनटू द बैंक। अब आगे कोई रकम नहीं लिखी हुई, तो मतलब ये यही वाला है, जो सलीम का चेक रिसीव हुआ था अब उसे हमने बैंक में जमा करा दिया, अगले दिन जमा कराया है। इसके अंदर 11 को तो बैंक बैलेंस नहीं ना बढ़ा होगा, अब जिस दिन जमा हुआ है उसी दिन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो चूंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमने इस सलीम के चेक को ट्रीट किया हुआ था कैश। अब वो चेक था, लेकिन अब वो चेक हमारे पास से चला गया, मतलब हम ऐसे कहेंगे जैसे हमारा कैश कम हो गया।
तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हाँ, अगर पहले ही दिन अगर आपको सलीम का चेक मिलता और उस दिन आप बैंक में जमा करा देते तो फिर होता बैंक अकाउंट टू सलीम अकाउंट। लेकिन एक दिन चेक रिसीव हुआ, हमने उसका कैश अकाउंट टू सलीम अकाउंट, दूसरे दिन उसी चेक को हमने डिपॉजिट करा दिया, अब बैंक अकाउंट टू कैश होगा, ये बन जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब आपकी ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। कैश कम होगा क्रेडिट साइड पे आएगा, बैंक बढ़ेगा डेबिट साइड पे आएगा। लेकिन बैंक बढ़ रहा है तो बैंक के कॉलम में तो आएगा, लेकिन रेफरेंस कैश का आएगा। जैसे अगर आप देखें तो आपके पास जो डिपॉजिट कराया है तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और बैलेंस बढ़ा है, तो ये कहीं मैं देख लूं कि गलती तो नहीं कर दी इसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर। अच्छा, यहाँ देखें जी, चेक जमा करा दिया तो इसके मतलब है कि बैंक बैलेंस बढ़ा, और ये देखें ये गलती हुई है, ये यहाँ पे रेफरेंस किसका आना है, कैश का आना है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसको आपने थोड़ा सा ऐश नहीं कैश, तो ये है। तो इस तरफ कैश का रेफरेंस आया क्योंकि बैंक में आ गई, और दूसरी तरफ आपका कैश है तो यहाँ कैश का रेफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर बैंक का रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसको जैसे देखें कि गलती हो जाती है तो इसको आपने जहन में अगर आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे तो ये चीजें साथ साथ रेक्टिफाई भी हो जाती हैं। क्लियर होगी ये बात, और उम्मीद है ये बात आपको समझ लगी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 28 डेट को, गुड सोल्ड टू काशिफ फॉर कैश, कैश परचेजें काशिफ को बेची हैं, कैश आया होगा, सेल हुई होगी, तो मीन कैश डेबिट है और सेल का रेफरेंस आएगा लेकिन कैश के कॉलम में रिकॉर्ड होगी। तो ये सेल का रेफरेंस आ गया और कैश के कॉलम में 3300 हमने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि चेक इशू टू अली 2150 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो हमारा रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। और चूंकि चेक इशू किया है तो बैंक से पैसे कम होंगे, कितने 2150। तो डेबिट, अब डेबिट किसको करें, क्योंकि जिसको पेमेंट की है वो, अब टोटल उसको पेमेंट कितनी गई हमारी तरफ से 2200 रुपया, क्योंकि कैश डिस्काउंट की आपने एंट्रीज की हुई है पीछे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द लेक्चर के अंदर, ये पूरा जर्नल मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि ये किस तरीके से होता है कि अली को हमने पैसे देने कितने थे 2200। ये अगर आप गौर करें तो कहाँ है जी, ये है 2200 रुपए। ये देखें परचेज की थी ना हम चीजें, तो हमने उसको अली को 2200 रुपए देने थे, अब हमने उसको 2150 दे दिए हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले दे दिए, तभी तो उससे हमें डिस्काउंट मिल गया। अब ये चूंकि उसने हमें डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब अब इसके पैसे तो उसे नहीं ना देने, उसका अकाउंट सेटल्ड हो गया। तो मतलब अली जो है वो हमारा क्रेडिटर था, वो डेबिट होगा 2200 से, आपका बैंक क्रेडिट होगा 2150 से और डिस्काउंट क्रेडिट होगा 50 से। तो इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पे आना है और जो आपका बैंक है वो भी क्रेडिट साइड पे आना है। तो रेफरेंस दोनों में किसका आना है, अली का। अब हम आएंगे जी यहाँ पर और अली का रेफरेंस दे दिया, बैंक में लिख दी 2150 और डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दिए 50। ठीक है, और ये 29 इसकी डेट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो वो बात कर रहा है सैलरीज की। सैलरीज पेड बाय चेक, अगर खाली सैलरीज पेड लिखता तो कैश का आता है, लेकिन सैलरी पेड बाय चेक है तो मतलब बैंक कम हुआ और सैलरी आ गई, तो सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो अब यहां पर क्या बनेगा कि सैलरीज का रेफरेंस आएगा लेकिन बैंक में आएगा अमाउंट, तो ये सैलरीज का लिख दिया, बैंक में लिख दिया यहाँ पे और क्रेडिट साइड पे आ गया। यहां बात होगी कंप्लीट। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट में कुछ नहीं है तो दैट्स ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिसको आपने देख लेना है कि अब हम क्या करेंगे, लास्ट पे जब ये सारे रिकॉर्ड हो गए तो हमने उसका बैलेंस निकालना होता है ना। तो कैश का हमने डेबिट का टोटल कर लिया, कैश का क्रेडिट का टोटल कर लिया, डिफरेंस ले लिया, अमाउंट आ जाएगी। बैंक का डेबिट टोटल कर लिया, बैंक का क्रेडिट टोटल कर लिया, उनका भी डिफरेंस ले लेंगे। डिस्काउंट का हम टोटल करते हैं, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, लेकिन डिफरेंस नहीं लेते। इस बात को ख्याल रखना है आपने। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्काउंट ये वाला है डेबिट साइड पे, ये है डिस्काउंट अलाउड जो हमारा एक्सपेंस है, और ये जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसके नेचर ये अलग है, ये रेवेन्यू है। ऑल दो के ये एक दूसरे के ये भी कॉन्ट्रा ही है, एक दूसरे को यानी बैलेंस को कम करते हैं, लेकिन हमने इनका डिफरेंस नहीं लेना, इसको अलग लिख देना है और इसको अलग लिख देना है। यही इनके बैलेंस होंगे, जो इनका टोटल आएगा वही इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी इनका सिंपल टोटल करके लिख देना है और इसका भी सिंपल टोटल करके लिख देना, दैट्स इट। इसका कोई बैलेंस बोलस नहीं निकलेगा इनका, क्योंकि इनका सिंगल साइड है, इसका टोटल और इसका टोटल। लेकिन कैश का बैलेंस निकलेगा, बैंक का बैलेंस निकलेगा, लेकिन डिस्काउंट का बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, इनका सिंपल टोटल शो किया जाता है कि इनका टोटल ही आ रहा है, दैट्स इट। अच्छा, अब इसका डेबिट साइड पे तो कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड पे है, नीचे ये वर्किंग में शो कर रखा है। कैश डेबिट साइड टोटल है 10,000, बल्कि 10,000 भी नहीं, 1,01,400। ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड पे अगर आप देखें तो 28,700 है। तो अगर कैश का बैलेंस देखें तो आपके पास 72,700 रुपए आ रहा है। अब क्योंकि लेसर साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया, ये जी 72,700 कैश के अंदर।
अभी कैश में लिखना है, क्योंकि कैश का बैलेंस है तो कैश में लिखेंगे, बैलेंस कैरिड ऑन। बैलेंस अगर बैंक का देखें तो बैंक के डेबिट साइड का टोटल, यानी ये वाले कॉलम का टोटल कर लेना है, वो आ रहा है 28,100। अगर क्रेडिट का टोटल करें तो वो आ रहा है आपका 7,650। बैलेंस ऑब्वियसली इसका भी बैलेंस जो है वो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड पे ताकि दोनों साइडें इक्वल हो जाएं, कि लेसर साइड पे लिख के उनको इक्वल करते हैं। ये भी इधर लिख दिया, ये भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और इसका बैलेंस वैसे ही टोटल यही लिख देना नीचे, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इनके नीचे डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन, ये भी डबल लाइन और ये भी डबल लाइन, एंड दैट साइड ये वर्किंग शो कर देनी है, एंड दैट साइड। यही जो क्वेश्चन है, और बस यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा। मैंने ध्यान से और थोड़ा आहिस्ता से ही कोशिश की है इसको समझाने की। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इंशाल्लाह जरूर ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। और बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।